नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो सेकंड ग्रेड के लिए R2 यूनिट है उसमें दोस्तों हमने कल आत्मसंप्रत्यय के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों हम आज आगे पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक है आदतों से संबंधित, यानी हैबिट्स, आदतें। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से लगभग एक प्रश्न आता है आदत में से। कभी एक प्रश्न आदत में से आता है और कभी रुचि में से आता है, यानी दोनों में से एक प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं आदतों के बारे में। आदतें क्या होती है और कौन कौन सी इनकी परिभाषाएं होती है। तो देखिएगा दोस्तों, आदतें, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक क्या है? आदतें। सबसे पहले बात दोस्तों, आदत कहते किसे हम? आदत क्या होती है? आदत के बारे में दोस्तों, यदि किसी भी कार्य को हम बार बार करें और वह कार्य हमारे व्यवहार का प्रमुख अंग बन जाता है, वह क्रिया हमारे व्यवहार में वापस पुनरावृत्ति देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। तो देखिएगा, आदत की दोस्तों जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं दो मनोवैज्ञानिक ने दी है, दो मनोवैज्ञानिकों ने दी है। जो पहली परिभाषा दी है दोस्तों, वो पहली परिभाषा दी है गेरिट ने, यानी हम लिख सकते हैं किसके अनुसार? गेरिट के अनुसार। दोस्तों इसमें से आपको परिभाषा पूछी जा सकती है, परिभाषा का नाम दिया हुआ आएगा और आपसे यह पूछा जाएगा दोस्तों ये परिभाषा दी किसने है। तो देखिएगा, जो पहली आदत की परिभाषा है दोस्तों, वो पहली आदत की परिभाषा किसकी है? गेरिट की है। देखिएगा, गेरिट ने आदतों के बारे में क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? आदत क्या होती है? तो दोस्तों इन्होंने कहा जो व्यवहार बार बार दोहराया जाए, यानी इन्होंने कहा कि जो व्यवहार, देखिएगा व्यवहार का अर्थ होता है दोस्तों क्रिया से, यानी क्रिया को हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। जो व्यवहार बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए, उससे व्यक्ति स्वचालित बन जाता है। उससे व्यक्ति स्वचालित बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वचालित बन जाता है और वह आदत बन जाती है, या और वह क्रिया आदत बन जाती है। वह क्रिया क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। देखिएगा, ये जो परिभाषा है दोस्तों, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? गेरिट के द्वारा दी गई है। गेरिट ने कहा कि यदि हम किसी भी कार्य को बार बार करें तो वह कार्य हमारे व्यवहार में स्वचालित बन जाता है, यानी हमारे व्यवहार में वही कार्य बार बार निकल कर आएगा और उस कार्य की हम यूं कह सकते हैं आदी हो जाते हैं, और वो कार्य या वह कार्य या फिर वह व्यवहार हमारा क्या बन जाता है? हम यूं कह सकते हैं आदत बन जाती है। तो देखिएगा, आदत की दोस्तों परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। ये परिभाषा आएगी और आपसे ये पूछा जाएगा ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, ये आदत के संदर्भ में ये परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है? गेरिट की परिभाषा है। देखिएगा, ये परिभाषा दोस्तों किसकी है? गेरिट की। एक तो ये याद रखिएगा आप। दूसरा दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना है, दूसरी एक परिभाषा है दोस्तों, वो है रे बर्न के अनुसार। किसके अनुसार? रे बर्न। देखिएगा, पहली परिभाषा दोस्तों आपको याद रखनी है। पहली परिभाषा किसकी थी? पहली परिभाषा गेरिट की थी। दूसरी जो परिभाषा है वो परिभाषा रे बर्न की है, यानी रे बर्न के अनुसार। किसके अनुसार? रे बर्न के अनुसार। रे बर्न के अनुसार। देखिएगा, रे बर्न के अनुसार जो आदत की परिभाषा है दोस्तों ये है कि आदत किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से, देखिएगा इनकी जो परिभाषा, आदत किसी कार्य, या हम यूं लिख सकते हैं किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से, यानी किसी भी क्रिया को दोस्तों, किसी भी कार्य को लगभग जब हम एक ही प्रकार से करते हैं, एक ही तरीके से करते हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं लगभग एक ही प्रकार से किसी भी कार्य को, यानी आदत किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से दोहराने की प्रवृत्ति है। दोहराने की प्रवृत्ति है, या दोहराने का व्यवहार है, या दोहराने की क्या है?
क्रिया है, इसे हमें क्या कहते हैं, आदत कहते हैं। ये जो परिभाषा है दोस्तों, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, हम यूं कह सकते हैं ये परिभाषा रेबर्न के द्वारा दी गई। दोस्तों आदतों की दो परिभाषा है, एक परिभाषा गेरिट या गेरट ने दी है, दूसरी जो परिभाषा है वो दूसरी परिभाषा किसने दी है, रेबर्न ने दी है। तो दोस्तों आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आदतों की जो दो परिभाषा है, इन दोनों परिभाषाओं को आप याद रखिएगा। आपसे कोई भी एक परिभाषा दे दी जाएगी और दोस्तों आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, देखिएगा दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। दोस्तों आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। अब दोस्तों आदतों की विशेषताएं, देखिएगा आदतों की विशेषताएं क्या है, या आदतों की विशेषताएं, आदतों की विशेषताएं। दोस्तों विशेषताओं में से प्रश्न आता है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा दोस्तों, यहां पर ज्ञान के आधार पर प्रश्न नहीं आएगा। यहां जो प्रश्न पूछा जाएगा वो अवबोध के आधार पर पूछा जाएगा। यानी कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कोई भी कार्य दे दिया जाएगा। यानी एक विद्यार्थी किसी कार्य को सरलता और सुगमता से करता है, बताइए वह व्यक्ति उससे है। रुचि से प्रेरित, आदतों से प्रेरित, अभिवृत्ति या अभिवृद्धि, इस प्रकार के 4 ऑप्शन आएंगे। और दोस्तों इसमें ये याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन आएगा वो 8वीं यूनिट से ही संबंधित होगा। या तो ऑप्शन में अभिरुचि रहेगी, या अभिक्षमता रहेगी, या फिर अभिवृत्ति रहेगी, या फिर आदत रहेगी। तो ये याद रखिएगा। देखिएगा आदतों के बारे में दोस्तों हम पहला जो विशेषता लिखे आदतों की, वो पहली विशेषता ये लिख सकते हैं कि जो आदतें होती है वो आदतें अर्जित होती है। आदतें कैसी होती है, अर्जित होती है, पहली विशेषता। देखिएगा कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ किसी भी आदत को लेकर पैदा नहीं होता है। यानी जन्म के समय बालक में कोई आदत नहीं रहती है। जो आदतें होती है वो आदतें अधिकांशतः आदतें, या हम यूं कह सकते हैं जो सभी आदतें होती है लगभग वे आदतें कैसी होती है, अर्जित होती है। जबकि देखिएगा दोस्तों एक शब्द आता है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति कार्य करने का एक तरीका है, और जो मूल प्रवृत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, जन्मजात होती है। और जबकि जो आदतें होती है वो आदतें कैसी होती है, अर्जित होती है। देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदतें कैसी होती है, अर्जित होती है। देखिएगा हम यूं लिख सकते हैं आदतों का विकास, आदतों का विकास वातावरण पर निर्भर करता है या वातावरण में होता है। आदतों का दोस्तों जो विकास होता है वो विकास कहाँ होता है, वातावरण में होता है। देखिएगा अधिकांश जो आदतें होती है दोस्तों हम यूं कह सकते हैं वो आदतें प्रशिक्षण द्वारा, या फिर हम यूं कह सकते हैं वो आदतें जो निर्मित होती है वो आदतें निर्मित कहाँ होती है, वातावरण में निर्मित होती है। इन आदतों पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो सर्वाधिक प्रभाव वंशानुक्रम का नहीं पड़ता है। जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव किसका पड़ता है, प्रशिक्षण का पड़ता है। ज्यादातर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव किसका पड़ता है, वातावरण का पड़ता है। अब देखिएगा आदत किसी भी कार्य को बार बार दोहराए। देखिएगा किसी कार्य का दौरान करने पर, क्या करने पर, दौरान, या फिर हम यूं लिख सकते हैं किसी कार्य को बार बार करने पर वह आदत बन जाता है, वह आदत बन जाता है। किसी भी कार्य को बार बार करने पर वह कार्य क्या बन जाता है, आदत बन जाता है। अब देखिएगा किसी भी आदत का निर्माण करना हो, किसी अच्छी आदत का निर्माण करना हो, यदि विद्यार्थियों में किन्हीं अच्छी आदतों का निर्माण करना हो दोस्तों, तो हम यूं लिख सकते हैं कि उनसे कोई भी अच्छा कार्य करवाया जाए तो उस अच्छे कार्य को बार बार करवाया जाए। उससे उन बालकों में जो विकास होगा वो विकास किस आदत का होगा, हम यूं कह सकते हैं अच्छी आदत का विकास होगा। अब देखिएगा आदतों से दोस्तों जो भी कार्य होता है वो कार्य बड़ी सरलता के साथ होता है, सुगमता के साथ होता है। आदतों वाले कार्यों पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न आएगा, कोई विद्यार्थी या कोई बालक या किसी विद्यार्थी से कोई भी कार्य सरलता और सुगमता के साथ करवाना है तो बताओ उनमें क्या विकसित की जानी चाहिए, अभिरुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति और आदतें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों, जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, आदतें। तो देखिएगा आदतों के बारे में एक विशेषता दोस्तों हम यूं भी लिख सकते हैं, आदत वाले कार्य, आदत वाले कार्य, आदत वाले कार्य सरलता और सुगमता, सरलता और सुगमता, सरलता और सुगमता के साथ किए जाते हैं,
किए जाते हैं। देखिएगा, आदतों वाले जो भी कार्य होते हैं दोस्तों, वो सारे कार्य कैसे किए जाते हैं? सरलता के साथ किए जाते हैं, वो कार्य सुगमता के साथ किए जाते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आदतों की विशेषताएं हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो और आदतों की विशेषता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये आदतों की विशेषता थी। इसके अलावा आदतों की जो और विशेषता है, देखिएगा आदतों की विशेषता, देखिएगा जो आदत वाले कार्य होते हैं उनमें थकान महसूस नहीं होती। लिख सकते हैं, आदत वाले कार्यों में थकान का अनुभव नहीं होता है। थकान का अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। किसका अनुभव नहीं होता है? थकान का अनुभव नहीं होता है। कौन से कार्य में? आदत वाले कार्य में। अब देखिएगा, एक विद्यार्थी दोस्तों यदि 15 दिनों तक लगातार 10-10 घंटे पढ़ता है तो देखिएगा 16वें दिन उस विद्यार्थी की वे आदत बन जाएगी कि वो लगातार 10 घंटे पढ़े बगैर नहीं रह पाएगा। अब देखिएगा, अब यदि वो 16वें दिन या हम यूं कह सकते हैं 17वें दिन या 20वें दिन या 25वें दिन उस कार्य को लगातार 10 घंटे करता है तो उस 10 घंटे कार्य करने में उसे थकान महसूस नहीं होगी। यही दोस्तों आदत का सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा लाभ है कि यदि हमें अच्छे कार्यों को, या हम यूं कह सकते हैं हमें अधिगम की और पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए। छोटे छोटे बालकों में स्व अध्याय की आदत विकसित करनी चाहिए, क्योंकि आदत वाले कार्य में कभी भी क्या नहीं होती है? थकान महसूस नहीं होती है। अब देखिएगा अगली विशेषता दोस्तों कि आदत या आदतों से सटीकता और हम लिख सकते हैं सटीकता और इसके अलावा वास्तविकता आती है, या वास्तविक स्थिति का पता चलता है। वास्तविक स्थिति का पता चलता है। देखिएगा, आदतों से हमें किसका पता चलता है? हम लिख सकते हैं सटीकता का पता चलता है। आदतों से हमें वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं किस दिशा में कर रहे हैं, उस कार्य की दशा क्या है, हमारा कार्य किया गया कितना सटीक है, कितना वास्तविक है। ये हमें जो पता चलता है वो किसके द्वारा पता चलता है? हम लिख सकते हैं किसके द्वारा पता चलता है? आदतों के द्वारा वो कार्य हमें पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो आदतें होती है वो आदतें न केवल अनुपयोगी रहती है बल्कि उपयोगी भी होती है। यानी आदतें उपयोगी और अनुपयोगी, उपयोगी और अनुपयोगी, उपयोगी और अनुपयोगी, उपयोगी और अनुपयोगी दोनों प्रकार की होती है। दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की होती है। अब देखिएगा दोस्तों, इसका अर्थ यह होता है कि जो आदतें होती है वो आदतें अच्छी भी आदतें होती है और बुरी भी आदतें होती है। आदतें अच्छी भी होती है और आदतें बुरी भी होती है। लेकिन दोस्तों इसमें ये याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक विद्यार्थी की और प्रत्येक प्राणी की अलग अलग आदतें होती है। इसका मतलब जो आदतें होती है वो आदतें व्यक्तिगत होती है और आदतों का प्रत्येक व्यक्ति में जो निर्माण होता है वो अलग तरीके से होता है, अलग वे में होता है, अलग दिशा में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आदतें होती है वो आदतें व्यक्तिगत होती है, जो आदतें होती है वो आदतें विशिष्ट होती है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट विशेषताएं। अब देखिएगा, आदतों के बारे में दोस्तों हम लिख सकते हैं कि आदतें व्यक्तिगत होती है। आदतें व्यक्तिगत होती है। आदतें कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। इसके अलावा व्यक्तिगत होती है और इसके अलावा यूं भी लिख सकते हैं दोस्तों, जो आदतें होती है वो आदतें विशिष्ट होती है। विशिष्ट होती है। आदतें व्यक्तिगत होती है, आदतें विशिष्ट होती है। आदतें व्यक्तिगत होती है। इसके अलावा लिख सकते हैं दोस्तों, जो आदतें होती है वो कैसी होती है? विशिष्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों आदतों का संबंध केवल क्रियाओं से नहीं होता है। देखिएगा, आदतों का संबंध केवल कार्यों से ही नहीं होता है। केवल कार्यों से ही नहीं होता है बल्कि नहीं होता है, जो आदतों का जो दोस्तों जो संबंध होता है
वो हम लिख सकते हैं जो संबंध होता है वो संबंध केवल कार्यों से ही नहीं होता है बल्कि विचारों विचारों तथा सोच से भी होता है। विचारों और सोच से भी होता है। देखिएगा, कोई भी किसी भी कार्य की हमें जब आदत पड़ जाती है तो वो आदत केवल उस कार्य तक ही सीमित नहीं रहती, वो आदत हमारे विचारों में भी परिवर्तन लाती है। हमने दोस्तों ये आदत की विशेषता ये पढ़ी थी कि जो आदतें होती है उन आदतों का संबंध हम यूं कह सकते हैं केवल कार्यों तक ही सीमित नहीं रहता। जो आदतें होती है वो आदतें विचारों तक भी चलती है, वो आदतें हमारी सोच के साथ में भी चलती है, उस आदत का संबंध हमारे मस्तिष्क में भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो आदत वाले कार्य होते हैं, हम यूं कह सकते हैं किसी भी कार्य की यदि एक बार आदत पड़ जाती है दोस्तों, उस कार्य को वापस परिवर्तन करना या उस आदत को उस कार्य को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अतः हम यूं कह सकते हैं जो आदतों का संबंध होता है दोस्तों, वो आदतों का संबंध हमारे तंत्रिका तंत्र से भी होता है, आदतों का संबंध मांसपेशियों से भी होता है। सीधा सीधा दोस्तों प्रश्न आएगा कि आदतों का संबंध कहां से नहीं होता या कहां से होता है, तो देखिएगा हम लिख सकते हैं दोस्तों कि आदतों का संबंध, किसका संबंध? आदतों का संबंध तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र और आदतों का संबंध तंत्रिका तंत्र, इसके अलावा हम लिख सकते हैं और मांसपेशियों से भी होता है। किससे होता है? मांसपेशियों से भी होता है, मांसपेशियों से भी होता है। देखिएगा जो आदतों का संबंध होता है वो दोस्तों आदतों का संबंध किससे होता है, हम यूं लिख सकते हैं। देखिएगा इसमें याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बार बार आता है दोस्तों, सीटेट में भी पूछ रखा है ये प्रश्न। तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां ये भी आदतों के अनुसार कार्य करती है। इसके अलावा दोस्तों आदतों का संबंध कार्यों से तो होता ही है, किसी व्यवहार से तो आदतों का संबंध होता ही है। इसके अलावा व्यवहार के साथ साथ आदतों का संबंध हमारे मस्तिष्क से भी होता है, हमारी मानसिक प्रक्रिया से भी होता है, और आदतों का जो संबंध है वो संबंध हमारे विचारों से भी होता है, और आदतों का संबंध हमारी सोच से भी होता है। यानी हम किसी भी कार्य को करें, किसी भी कार्य का यदि हम निष्पादन करें तो हम यूं कह सकते हैं उसका मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य की हमें आदत है तो मस्तिष्क भी उसके अनुसार कार्य करेगा, हमारे विचार भी हमारे मस्तिष्क में उसी प्रकार से आएंगे। और दोस्तों हम यूं भी लिख सकते हैं कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, हमारे जो चिंतन करने का जो तरीका है वो भी किसके अनुसार बदल जाता है? आदत के अनुसार चलता है। हम यूं कह सकते हैं वो आदत के अनुरूप चलता है। तो दोस्तों ये जो प्रमुख विशेषताएं थी वो प्रमुख विशेषताएं किसकी थी? आदतों की ये प्रमुख विशेषताएं थी। इसके अलावा दोस्तों हम लिख सकते हैं कि आदत वाले जो कार्य होते हैं, आदत वाले कार्यों में हमें ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। देखिएगा आदतों वाले कार्यों पर, आदतों वाले कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। देखिएगा किस प्रकार के कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आदतों का विकास, यह हेडिंग है हमारी आदतों का निर्माण। किसका निर्माण? आदतों का निर्माण। आदतों का निर्माण कैसे करना चाहिए और आदतों का निर्माण किस अवस्था में हो जाता है? जैसे देखिएगा दोस्तों कल हमने पढ़ा था आत्म संप्रत्यय, और ये याद रखिएगा दोस्तों आत्म संप्रत्यय का निर्माण बाल्य अवस्था में हो जाता है। आत्म संप्रत्यय का निर्माण शैशव अवस्था में नहीं होता है, आत्म संप्रत्यय का जो निर्माण होता है वो बाल्य अवस्था में होता है। लेकिन आदतों का निर्माण हमें शैशव अवस्था से भी आरंभ कर देना चाहिए। शैशव अवस्था में भी बालकों से छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से पूछा जा सकता है कि जो आदतों का विकास है वो विकास, आदतों का विकास किस अवस्था में करना चाहिए? शैशव अवस्था में। तो देखिएगा शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में आदतों का विकास आरंभ
करना चाहिए, आदतों का विकास आरंभ करना चाहिए। दोस्तों आदतों का जो विकास है वो आदतों का विकास किस अवस्था में आरंभ करना चाहिए, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आदतों का विकास है दोस्तों, वो आदतों का विकास किस अवस्था में आरंभ करना चाहिए, हम लिख सकते हैं दोस्तों किस अवस्था में आरंभ करना चाहिए, शैशव अवस्था में। अब देखिएगा, आदतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आदतों के निर्माण में दृढ़ शक्ति, देखिएगा आदतों के निर्माण में दृढ़ शक्ति और निश्चयता, दृढ़ निश्चयता की भूमिका होती है, दृढ़ निश्चयता की भूमिका होती है। देखिएगा, यदि बालकों में स्व अध्याय की आदत विकसित करनी है, यदि बालकों में अधिगम की आदत विकसित करनी होती है, तो इसके लिए सबसे पहले बालकों में हम यूं कह सकते हैं दृढ़ निश्चयता की शक्ति होनी चाहिए। यानी जब तक वो कार्य हमारे व्यवहार में बार बार घटित नहीं होता, तब तक उस कार्य को लगातार हमें करते रहना चाहिए। इससे किसका निर्माण होगा? आदत का निर्माण होगा। इसके अलावा दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जो आदत वाले कार्य है, उन आदत वाले कार्यों को या जिस कार्य की आप आदत डालना चाहते हैं उस कार्य पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। यानी किसी भी कार्य पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। देखिएगा, आदत वाले कार्यों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, पर्याप्त क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। आदत वाले जितने भी कार्य है दोस्तों, उन आदत वाले कार्यों पर पर्याप्त क्या दिया जाना चाहिए? ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या विभिन्न अवसरों पर या विभिन्न अवसर मिलने पर आदत का निर्माण करना चाहिए, आदत का निर्माण करना चाहिए। देखिएगा, एक वक्त देखिएगा दोस्तों, हम एक तरफ यूं सोचते हैं कि जैसे ही बच्चा इस अवस्था का होगा, हम उस बच्चे में इस प्रकार की आदत का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों हमें कभी भी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए कि बच्चा बाल्य अवस्था में आएगा इस आदत का निर्माण करेंगे, किशोर अवस्था में आएगा इस आदत का निर्माण करेंगे, या क्लास 8 में आएगा, 10 में आएगा। इस प्रकार से हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अवसर का इंतजार करना चाहिए। यदि जैसे ही हमें अवसर मिले, उस बालक में किसका निर्माण करना चाहिए? आदत का निर्माण करना चाहिए। अब देखिएगा, आदत का निर्माण करने से पहले दोस्तों हमें यह सोचना चाहिए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आदत का निर्माण करना चाहिए। कैसे निर्माण करना चाहिए? ध्यान पूर्वक आदत का निर्माण करना चाहिए, आदत का निर्माण करना चाहिए। देखिएगा, हमें यदि आदत का निर्माण करना हो तो दोस्तों आदत का निर्माण कैसे करना होगा? ध्यान पूर्वक। क्योंकि आदतें दोस्तों कई बार व्यक्ति को गलत आदतें, अनुपयोगी आदतें व्यक्ति को कई बार गलत दिशा में ले जाती है। तो हमें कोई भी यदि आदत विकसित करनी है तो उस आदत का ध्यान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आदत के निर्माण में। अब दोस्तों एक टॉपिक आता है कि आदतों को छोड़ना। यदि किसी बालक में बुरी आदतें हैं तो उन बुरी आदतों को कैसा त्याग करे या किस प्रकार से त्याग करे, तो हमारा टॉपिक दोस्तों ये भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि जो बुरी आदतें होती है, उन बुरी आदतों को दोस्तों यदि छोड़ना है तो किस प्रकार से छोड़ा जा सकता है? देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों अच्छी आदतों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अच्छी आदतों का निर्माण करना, अच्छी आदतों का निर्माण करना। यानी देखिएगा, अच्छी आदतों का निर्माण करना। यदि आपके अंदर कोई बुरी आदत है या विद्यार्थियों में कोई बुरी आदत है, तो आप अच्छी आदतों का निर्माण करके उस बुरी आदत का त्याग करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि यदि किसी भी विद्यार्थियों में या किसी भी प्राणी में यदि बुरी आदतें हैं, तो उन आदतों की हानियां बतानी चाहिए कि इन आदतों से क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं, किस प्रकार की हानियां हो सकती है। और यदि दोस्तों इसके अलावा हम यूं लिख सकते हैं, शिक्षा से जोड़ना चाहिए। यानी प्राणियों को क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा गलत आदतों को दूर किया जा सकता है और सही आदतों का क्या किया जा सकता है? अर्जन किया जा सकता है।
तो देखिएगा दोस्तों, ये आदतों के से संबंधित है, हम यूं कह सकते हैं कौन सी आदतों को छुड़ाना चाहिए इसके लिए थे। तो दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आदतों में, वो आता है आदतों में शिक्षा का महत्व, या शिक्षा की दृष्टि से आदतें क्या है, या एक शिक्षक को आदतों के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि अधिगम को सरलता पूर्वक, अधिगम को यदि सुगमता पूर्वक, अधिगम को यदि तत्परता के साथ में करवाना है, तो बालकों में अधिगम की क्या विकसित करनी चाहिए, आदतें विकसित करनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था आदतें, ये इस प्रकार का टॉपिक है। इससे रिलेटेड दोस्तों जो भी प्रश्न है उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो आदत वाला टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। और दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में डाल के रखिए, डालिएगा कि इसमें से यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो जितने भी हम यूं कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सोल्व करेंगे, उसमें इस टॉपिक को हम पुनः सोल्व कर लेंगे दोस्तों। और ये जैसे हमारी 8 यूनिट कंप्लीट होती है, उसके दोस्तों 50 या 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसमें आपको जितने भी पिछले एग्जाम में प्रश्न आए हैं, जितने भी आ सकते हैं, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि दोस्तों अभी तक आपने उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले ये कीजिएगा आप। तो दोस्तों नमस्कार, कल हम फिर मिलते हैं एक 8 यूनिट की नई टॉपिक लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.